स्टूडेंट, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मुगल पीरियड। मुगल काल में जो आर्थिक विकास हुआ था कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। मुगल काल के बारे में मुगल काल के इतिहास को जानने में हमें बहुत सारे स्रोतों की मदद मिलती है, जिसमें दो टाइप के स्रोत आते हैं। एक तो जो मुगल काल में जो साहित्यकार हुए थे या कवि या लेखक हुए थे जिन्होंने मुगल शासकों के बारे में वर्णन दिया था वो, और दूसरे जो विदेशों से आए थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल कालीन साहित्य जो है, या जिस साहित्य से हमें मुगल काल के बारे में, मुगल काल की कृषि, व्यापार, वाणिज्य या आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, वो सारा का सारा साहित्य आता है मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत। तो मुगल कालीन साहित्य की बात की जाए तो बाबर जब भारत में आया था तो उसने अपनी स्वयं की एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी थी। तो उस समय में उसने जो है भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी बहुत सारे वर्णन दिए थे, बहुत सारे तथ्य उसने दिए थे। इसके अलावा हुमायूं के समय में जो है गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी थी, आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, बादशाहनामा आदि बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। इसके अलावा जो है शेर शाह सूरी के समय में भी अब्बास खां शेरवानी के द्वारा शेर शाह सूरी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया था। तो इन समस्त ग्रंथों में कहीं ना कहीं मुगल काल की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो है लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, किस प्रकार की कृषि उस समय होती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, कृषि के सुधार करने के लिए किस किस शासक ने कौन कौन से कार्य किए थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें मुगल कालीन साहित्य से भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा इसमें पॉइंट आएगा कि कुछ जो है विदेशी यात्री भी भारत में आए थे, जैसे कि कुछ यूरोपीय जो साहित्यकार कह लीजिए, या फिर वो यात्री ही थे, या ये कह लीजिए कि वो अपने उद्देश्यों को लेकर आए थे, व्यापार करने आए थे। तो उन लोगों के द्वारा भी मुगल काल के आर्थिक स्थिति के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। कैसे? जैसे कि जहांगीर के समय में जो यूरोपीय यात्री आया था विलियम हॉकिंस, ठीक है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था, तो उसने बहुत सारी आर्थिक स्थिति के तथ्य अपनी रचनाओं में लिखे थे। सर थॉमस रो, वो भी जहांगीर के समय में आया था, उसने भी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा जो है बर्नियर, पीटर मंडी, ये भी जो है शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। तो इन्होंने भी जो है मुगल कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में तथ्य प्रदान किए हैं। तो इनके द्वारा जो वर्णन दिया गया है, इनके द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों से हम मुगल कालीन इतिहास और मुगल कालीन आर्थिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा इसमें कि मुगल कालीन समाज आर्थिक स्थिति से प्रभावित है। यदि इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखते हुए देखा जाए तो मुगल काल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी मुगल समाज आर्थिक स्थिति के आधार पर भी दो भागों में विभाजित था। एक तो वह वर्ग जिसे अमीर वर्ग या राजनीतिक वर्ग कहा जाता है, और दूसरा वह वर्ग यानी जन सामान्य वर्ग। तो अमीर वर्ग तो वो वर्ग था जिसमें कि राज परिवार के लोग आते थे, सम्राट आता था, मंत्री आदि आते थे, जमींदार वर्ग आता था, ठीक है, जो रियासतें होती थी वो लोग आते थे, मनसबदार आते थे, और जन सामान्य में जो है नॉर्मली किसान, मजदूर वगैरह वो लोग आते थे जो जन सामान्य में रहते थे। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति के आधार पर भी मुगल समाज दो पार्ट में विभाजित था। अब जो मेन चीज़ है मुगल काल में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मुगल पीरियड। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक विकास का वर्गीकरण हम करें, उसके बारे में हम चर्चा करें, तो उसमें सबसे पहला हमारा आएगा आर्थिक स्थिति के वर्णन। सबसे पहला आएगा कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पर भी देख सकते हैं कृषि। सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा कृषि, यानी कृषि के क्षेत्र में कितना विकास मुगल काल में हुआ था, मुगल शासकों के द्वारा किस प्रकार से एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से जो है उनके द्वारा किस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया था, किस तरीके से जो है उनके द्वारा कृषि उपकरण आदि जो है किसानों को प्रदान किए जाते थे, या कृषि के क्षेत्र में वो किस तरीके से क्या यूज़ करते थे, उन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि कृषि की बात की जाए तो मुगल काल में कृषि जो है वो पूरी तरीके से वर्षा पर ही निर्भर होती थी, लेकिन फिर भी जो है सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए मुगल शासकों ने नहर, कुएं, तालाब आदियों का भी निर्माण करवाया था। तो कृषि जो है, या कृषि फसलें जो होती थी, उन फसलों में गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार, तिलहन, दलहन जो है दोनों प्रकार की फसलें उस समय उत्पादन में
होती थी। दूसरा जो है इसमें कुछ व्यापारिक फसलें भी होती थी, जैसे जूट है, ठीक है, जूट है, कहवा है, पटसन है और रेशम वगैरह। तो ये जो है ये भी इनकी खेती भी उस समय में की जाती थी। तो इस तरीके से कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट आएगा उसमें जो फसलें कौन कौन सी फसलें उस समय में होती थी। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि किस प्रकार से कौन कौन सी फसलें उस समय में होती थी। तो ये जो है खाद्यान्न फसलें जो है उस समय खाद्यान्न और नकदी फसलें यानी व्यापारिक फसलें जो कि व्यापार के काम में भी आती थी। मुगल काल में व्यापार भी काफ़ी अच्छा था और व्यापारिक फसलें भी उस समय काफ़ी होती थी। तो इस प्रकार की फसलें जो है उस समय में की जाती है। दूसरा जो है सिंचाई के लिए, यदि कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, कृषि के विकास की ओर यदि हम नज़र घुमाएं तो सिंचाई के क्षेत्र में जो वैसे तो कृषि पूरी तरीके से भारतवर्ष में उस समय पर वर्षा में पर ही निर्भर थी, लेकिन फिर भी जो है सम्राटों के द्वारा से अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर आदि शासकों ने जो है कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहरों आदि का भी प्रबंध करवाया था। इसके अलावा शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था। तो ऐसा नहीं कि वो नहरें बिल्कुल बंद हो गई थी, वो नहरें रेगुलर चल रही थी और उन्हीं को ही जो है शाहजहाँ के समय में मुगल काल में उन नहरों को पुनरुद्धार कराया गया था, उनको पूरी तरीके से जो है रिकन्स्ट्रक्ट उनका करवाया गया था। तो इस तरीके से जो है नहरें भी प्रयोग में की जाती थी या लाई जाती थी सिंचाई के लिए। दूसरा कुएँ और तालाब, इनसे भी सिंचाई की जाती थी। तो ये भी जो है सम्राटों के द्वारा समय समय पर इनको भी प्रोत्साहन मिलता था किसानों के लिए। दूसरा आएगा हमारा कृषि उपकरण, ठीक है, कृषि उपकरण यानी कौन कौन से उपकरण जो हैं वो कृषि में अपनाए जाते थे। तो किसान जो है ज़्यादातर नॉर्मल जो है उपकरण ही उस समय, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाई उपकरण हो, ऐसा नहीं था। बहुत मॉडिफाई टूल्स उस समय प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। हल के रूप में यानी हल जो होता था सामान्य हल, उससे ही जो है खेतों की जुताई आदि की जाती थी। ज़्यादातर जो है बैलों से ही जुताई की जाती थी, बैलों के पीछे हल लगा दिया जाता था और एक व्यक्ति चलकर जो है पूरी तरीके से जुताई आदि करते थे, ठीक है। तो सामान्यतः जो है बैल आदि के मदद से, बैलगाड़ी आदि की मदद से भी सिंचाई को कृषि उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आएगा हमारा इसमें एक पॉइंट और कि उस कृषि के विकास के लिए या कृषि को डेवलपमेंट करने के लिए कृषि को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया था मुगल काल के अंतर्गत, यानी कि मुगल काल में किस प्रकार की कृषि व्यवस्था की गई थी। तो यदि अकबर की बात की जाए तो अकबर को पता था कि यदि शासन को मजबूती देनी है तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना अति आवश्यक है। इसके अलावा एक और चीज़ कि अकबर से पहले शेरशाह सूरी ने साम्राज्य किया था। शेरशाह सूरी ने बहुत ही कम समय में साम्राज्य किया, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा साम्राज्य उसने किया था, लेकिन शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध और शेरशाह सूरी का प्रशासन आज भी याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए थे। तो अब हम ये प्लस पॉइंट जो है अकबर को ये मिला था कि अकबर से पहले शेरशाह सूरी था, तो शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा जो है उसके द्वारा जो दिखाया मार्ग था उस पर अकबर ने बहुत सारे कार्य किए थे। तो उसमें जो है एक कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी एक पॉइंट आता है। सबसे बड़ी बात कि अकबर ने जो जागीर भूमि थी यानी कि जो खालसा भूमि थी जिसे कि राजकीय भूमि कहा जाता है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, खालसा भूमि यानी कि राजकीय भूमि, उस भूमि पर जो है उस भूमि के सुधार करने के लिए राजा टोडरमल के सहयोग से अकबर ने 1575 में करोड़ी व्यवस्था को लागू करवाया, ठीक है। 1575 में अकबर ने करोड़ी व्यवस्था को स्टार्ट करवाया था, करोड़ी व्यवस्था स्टार्ट करवाई थी। राजा टोडरमल ने ऐसी भूमि या ऐसी राजकीय भूमि जो कि खाली पड़ी हुई थी उस खालसा भूमि पर जो है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए एक तरीके से एक प्लान बनाया था और उस प्लान पर बहुत कार्य भी किया गया था, ठीक है। 5 वर्ष बाद जब वो व्यवस्था यानी कृषि थोड़ी उर्वरक हो गई, अच्छी हो गई, तो उस पर एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। अकबर के समय में कृषि पर कर लेने के लिए या कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए अकबर ने एक नई व्यवस्था स्टार्ट की थी जिसे कि आईने दहसाला प्रथा कहा जाता है, ठीक है। 1580 में अकबर ने आईने दहसाला प्रथा कृषि भूमि पर स्टार्ट की। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भूमि को या भूमि की पैमाइश की जाती थी। पहले उसको नापा जाता था,
नापने के बाद उसका स्तर निर्धारित किया जाता था कि भूमि किस स्तर की है, अच्छे स्तर की है या मध्यम स्तर की है या निम्न स्तर की है, बंजर है। ठीक है, फिर जब स्तर निर्धारित हो जाता था तो उसके बाद उस पर कर निर्धारित किया जाता था, यानी कि भूमि की पैमाइश करने के बाद, भूमि को नापने के बाद उसके ऊपर कर निर्धारित किया जाता था। इट इज़ क्लियर, आप ध्यान दीजिए। आईने दहसाला का ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि भूमि की को पैमाइश कराने के बाद ही उसके ऊपर कर निर्धारित किए जाते थे और उसमें भी भूमि का स्तर भी देखा जाता था कि किस स्तर की है। भूमि पर जो कर निर्धारित होते थे वो भी ऐसा नहीं कि बहुत कम कर थे। अकबर के समय में, पूरे मुगल काल में जो है कर काफ़ी अच्छे उसमें क्वांटिटी में लिया जाता था, लगभग 50% कर लिया जाता था। यदि कभी कोई अकाल पड़ गया या कोई प्राकृतिक विपदा आ गई तो कर में थोड़ी बहुत कमी कर दी जाती थी। तो इस तरीके से आईने दहसाला प्रथा भी कृषि व्यवस्था को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इस व्यवस्था को जहांगीर शाहजहां के समय पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाया रखा था। तो कृषि व्यवस्था या कृषि में सुधार लाने के लिए इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था अकबर के समय में। आईने दहसाला व्यवस्था जो है इसका एक समय होता था, एक समय जो है एक निश्चित पीरियड के लिए ये स्टार्ट की जाती थी। जैसे कि लगभग जो है 10 वर्ष के लिए जो है भूमि का आकलन किया जाता था, भूमि की पैमाइश की जाती थी और उस पर कर निर्धारित किया जाता था। उसके बाद फिर उससे कर लेती थी। तो एक फिक्स्ड प्लान था, ठीक है, फिक्स समय के लिए, फिक्स पीरियड के लिए इसको लगाया जाता था। अब एक चीज़ की कृषि मुगल काल में कृषि का जो विकास किया गया सम्राटों के द्वारा उसमें काफ़ी सपोर्ट किया गया था और ये भी था कि यदि कभी कोई आपातकाल आ गया है, यानी कि जैसे कि अकाल पड़ गया या कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, भूकंप आ गए, ऐसे भी इस तरीके की घटनाएं भी होती थी, तो ऐसे समय में जो है कृषि करों में कटौती की जाती थी और राज्य के द्वारा जो है किसानों को, आम जनता को सपोर्ट किया जाता था, उन्हें अन्न आदि भी दिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत जो मिले हैं, उन साहित्यिक स्रोतों में मुगल शासकों के द्वारा जो है समय समय पर कृषि उत्पादन के लिए, कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए शासकों के द्वारा किसानों को कुछ जो है ऋण आदि भी दिए जाते थे, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जो है कृषि कर सकें, उत्पादन अच्छा कर सकें। इस प्रकार से मुगल काल में यदि कृषि के बारे में चर्चा की जाए, कृषि के विकास के बारे में चर्चा की जाए, तो कृषि जो है कृषि विकास के लिए सम्राटों के द्वारा जो है काफ़ी कुछ कोशिशें की थी और काफ़ी सफल भी जो है कोशिशें हुई थी। तो मुगल काल में कृषि का विकास पूरी तरीके से अच्छा ही था। कृषि का पूरी तरीके से जो है आर्थिक स्थिति कह लीजिए या अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर ही निर्भर थी, क्योंकि उस समय कृषि जो है एक मूल स्रोत था या मूल साधन था करों का। तो यदि पूरा बोल पढ़ने के बाद हम ये एंड में इस पर पहुँच सकते हैं निष्कर्ष पर कि मुगल काल में कृषि व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक और अच्छी थी। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।